नमस्कार। राजस्थान चुनाव में कन्हैया लाल पर सबने बात की, लेकिन उसी राजस्थान में जो मुसलमानों की लिंचिंग हुई है उस पर तो सारे खामोश रहे। मेवात इलाके में 2 लोगों की लिंचिंग हुई थी, रकबर खान की लिंचिंग हुई थी और भी बहुत सारी लिंचिंग हुई थी, उस पर तो सब खामोश रह गए। यानी अगर किसी हिंदू की लिंचिंग हो जाए तो बहुत शोर मचेगा, लेकिन अगर किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो जाए तो सारे खामोश रहेंगे। और कन्हैया लाल को जिसने मारा था वो न केवल तुरंत गिरफ्तार हुआ, बल्कि वो तो बीजेपी का नेता निकला था, बीजेपी से जुड़ा हुआ निकला था। वो तुरंत गिरफ्तार हुआ, सजा हुई और कन्हैया लाल के लोगों को, कन्हैया लाल के परिवार के लोगों को अच्छा खासा मुआवजा मिला। हत्या किसी की हो गलत है, लेकिन एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदुओं की हत्या पर हल्ला हो और मुसलमानों की हत्या पर खामोशी हो तो सोचने वाली बात है कि देश किस दिशा में बदल रहा है। होना तो यह चाहिए था कि चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे या सिख मरे या ईसाई मरे, सरकार की जिम्मेदारी है सबकी रक्षा करना और किसी की भी हत्या पर वैसा ही दुख होना चाहिए जैसा किसी और की हत्या पर होता है। लेकिन जब अलग अलग हत्याओं पर दुख का रंग भी बदलने लगे, जब अलग अलग हत्याओं पर मीडिया की एनालिसिस भी बदलने लगे, कवरेज भी बदलने लगे, तब सोचना होता है कि दिक्कत कहां है। इकबाल अहमद अपने आज के शो मुस्लिम एंगल में लिंचिंग्स पर बात कर रहे हैं और बहुत विस्तार से आपको बता रहे हैं कि कैसे भारत में पिछले दिनों में मुसलमानों की लिंचिंग आम हुई है और मीडिया से लेके हर जगह से वो खबरें गायब हुई हैं, जबकि दूसरे पक्ष की खबरें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती हैं, चुनाव में मुद्दा बन जाती हैं। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं इकबाल। पिछले वीडियो में जो मेरा क्रेडिबल हिस्ट्री पर पहला वीडियो था, हमने बात की भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर। ख़ास करके गोदी मीडिया के चलाए गए प्रोपेगेंडे के बीच में बार बार जब मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है, और ये एक बार नहीं होता कि आपने पूछ लिया और बात ख़त्म हो गई, ये हर बार उनको साबित करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक दूसरा एंगल भी है जहां हम इन चीज़ों का जवाब देते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जवाब देने के लिए सिर्फ मुसलमान खड़ा है, यहाँ पर हमारा सेकुलर समाज जो एक बड़ा तबका है वो भी मौजूद है। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है कि हमें बोलना पड़ता है। जैसे अभी चुनावी राजनीति में, चाहे प्रधानी का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही एक मुद्दा सभी मुद्दों पर भारी पड़ जाता है, और वो मुद्दा जाहिर है धर्म का है। अभी गुजरे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कुछ अलग नहीं हुआ। अचानक से कन्हैया लाल का नाम हर नेता और हर चैनल की जुबान पर आ गया, और इस नाम के जरिए फिर से हिंदू मुसलमान खूब किया गया। न चाहते हुए भी फिर से मुसलमान अपने आप को इस झुंड के बीच में असहज पाता है। तो कौन थे ये कन्हैया लाल, और ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि ये एक चुनावी मुद्दा बन गया और धर्म की राजनीति करने वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की छोटी सी दुकान चलाने वाले कन्हैया लाल की बर्बर हत्या 28 जून 2022 को 2 मुस्लिम नामधारी धर्मांध युवकों ने कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का एक विवादित पोस्ट जो इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर था, उसे शेयर किया था, जिसके कारण उनके ऊपर एफआईआर भी हुई और उन्हें जमानत करवानी पड़ी। लेकिन उसके बाद 2 पागल मुस्लिम युवकों ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस बर्बर घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस घटना ने पूरे राजस्थान को गरमा दिया। हर किसी ने इस घटना की निंदा की और राजस्थान की कांग्रेसी सरकार ने भी तुरंत कार्यवाही की। आज दोनों आरोपी जेल में हैं। मृतक कन्हैया लाल के 2 बेटों को सरकारी नौकरी दी गई, साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। तो बात यहां खत्म हो जाती है। यह घटना एक कानून व्यवस्था की घटना है। एक ने अपराध किया, उसको कानून के अंतर्गत सजा मिली। लेकिन धर्म की राजनीति करने वालों ने इसको खूब बढ़ावा दिया। अब इस घटना को 17 महीने हो चुके हैं और लोग भूल भी चुके थे। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव के आखिरी समय में व्हाट्सएप फॉरवर्ड
और टेलीविजन के समाचार चैनलों के साथ बीजेपी के नेताओं ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत छोटे बड़े नेताओं ने मंच से कन्हैयालाल को फिर से उठाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस की गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर मुसलमान से बहुसंख्यक हिंदुओं को डराया गया, जबकि ज्यादातर आम मुसलमानों ने इस घटना की निंदा की थी और सरकार ने भी कोई ढिलाई नहीं बरती थी। जाहिर सही बात है, आपको भी पता है कि गिरफ्तारी हुई, परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिला और दोनों बेटों को नौकरी मिली। अब चुनाव संपन्न हो चुका है, यह मुद्दा भी शांत हो जाएगा। लेकिन सवाल अपनी जगह यह रह जाएगा, एक दो ऐसी घटनाओं से जहां प्रदेश और देश की पूरी मुस्लिम आबादी निशाने पर आ जाती है, वहीं पिछले 8 सालों में कितने निर्दोष सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान के कारण, क्योंकि वो मुसलमान थे, उन्मादी भीड़ के हाथों मारे गए और उन्हें न्याय तक नहीं मिला। लोगों की याददाश्त आजकल बड़ी कमजोर है, वो भी रील के जमाने में भी उनको वैसे ही कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। 6 दिसंबर 2017 को इसी राजस्थान की कहानी है। बस राजनीतिक हालात अलग थे। तब बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के तख्त पर बैठी हुई थी। शंभू रैगर नाम के एक व्यक्ति ने अफराजुल शेख नाम के एक मजदूर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने अपने एक सहयोगी की मदद से इस खौफनाक घटना का वीडियो फेसबुक पर लाइव बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। शंभू रैगर ने अफराजुल पर लव जिहाद का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जब उसे जेल भेज दिया गया तो उसने वहां से भी वीडियो बनाकर पोस्ट किया, जिसमें उसने खुद को हिंदुत्ववादी बताया और लव जिहाद को हिंदुओं के लिए खतरा। इस घटना के बाद हिंदुत्व के नाम पर गोलबंद हुए जाम्बियों ने खुलकर नंगई की। शंभू रैगर के लिए क्राउड फंडिंग की गई। उसके समर्थन में जहरीली मानसिकता के समर्थकों ने जुलूस निकाले, जिसमें शंभू रैगर की रिहाई की मांग की गई। फिलहाल शंभू जेल में है, लेकिन पूरे घटनाक्रम में दंगाई भीड़ के समर्थक खुलकर सामने आ गए। एक दूसरी घटना देखिए, कितना लोगों के दिमाग में जहर भरा है और इस जहर के पीछे वो आम आदमी जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे एक संगठित रूप से फैलाए गए व्हाट्सएप फॉरवर्ड और उसके साथ टीवी जर्नलिज्म का पूरा हाथ है। देखिए क्या घटना थी। 26 मई 2023 को उत्तरकाशी जिले के पुरोला कस्बे में जितेंद्र सैनी और उबैद नाम के युवकों को 9वीं में पढ़ने वाली स्थानीय लड़की के साथ पकड़ा गया। लड़की जितेंद्र सैनी की प्रेमिका थी और उबैद जितेंद्र की दोस्ती निभा रहा था। लेकिन ऐसे मौकों को कैश कराने की ताक में बैठे धार्मिक राजनीतिक ठेकेदारों ने इसे लव जिहाद का एंगल दे दिया। दोनों युवक पास्को के तहत जेल गए, लेकिन पहाड़ की राजनीति गर्मा गई। मुसलमान दुकानदारों की दुकान पर पोस्टर चिपकाए गए। कहा गया कि 15 जून तक इलाका छोड़कर चले जाएं, और डर का आलम यह था कि ज्यादातर मुस्लिम दुकानदार पलायन कर गए। अफसोस की बात यह है कि कोई भी धार्मिक या राजनीतिक संगठन उन्हें हिम्मत बंधाने नहीं आया कि कहीं मत जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह 6 फरवरी 2023 की घटना है, जब मेवात के नूह कस्बे में 3 युवकों वारिस, शौकीन और नफीस को गाय की तस्करी के आरोप में बजरंग दल से जुड़े गोरक्षकों ने इतना पीटा कि वारिस की मौत हो गई और बाकी दोनों को गाय तस्करी के आरोप में पाबंद कर दिया गया। इस घटना में एक नाम खूब सुर्खियों में आया था, मोनू मानेसर, जो खुद को हरियाणा में बजरंग दल से जुड़े गोरक्षा दल का प्रांत प्रमुख बताता है। और देखिए, यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात नहीं होती है। तथाकथित गोरक्षक दल खुद को कानून से ऊपर मानता है और फैसला ऑन द स्पॉट करने में यकीन रखता है। सबसे मजेदार बात यह है कि जनता का बड़ा हिस्सा इसे सही ठहराता है। धार्मिक आधार पर भीड़ द्वारा हत्या, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं, कि एक लंबी श्रृंखला है, जहां हत्या का सिर्फ एक आधार है कि जिसे मारा गया वो मुसलमान है। ये सिलसिला 2015 में शुरू हुआ, जब दादरी निवासी अखलाक को उन्मादी भीड़ ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्हें खबर मिली कि उसके फ्रीज में गाय का गोश्त है, और जो जांच के बाद निराधार साबित हुआ। सबसे अफसोस की बात यह है, और जिसको सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि जब भीड़ अखलाक की जान ले रही थी तब उसका बेटा मोहम्मद सरताज इंडियन एयरफोर्स में देश की सेवा कर रहा था। ऐसी एक कहानी पहलू खान की भी है। अलवर में जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर 1 अप्रैल 2017 को भीड़ ने गो तस्करी के शक में पहलू खान को बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से 4 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
पहलू खान अपने बेटों आरिफ और इरशाद के साथ जयपुर के एक मेले से मवेशियों को खरीदकर हरियाणा के नूंह स्थित अपने घर ला रहा था। पुलिस ने उनको गो तस्करी का आरोपी बनाया और हमला करने गए 6 आरोपियों को 2 साल बाद बरी कर दिया। ये ऐसी कहानियां हैं जिनका चुनावी फायदा था तो देश के सामने आई, लेकिन अनगिनत ऐसे किस्से हैं जो मैं सुनाऊं तो आप हैरान होंगे कि ये कब हुआ, क्योंकि इनकी बातें टीवी पर दिन रात नफरत की फसल बोने वाले नहीं करते और न ही इसकी चीख पुकार प्राइम टाइम पर मचती है। और बात यही खत्म नहीं हो जाती। एक सिहरन पैदा करने वाली घटना है जब चलती ट्रेन में 31 जुलाई 2023 को जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की अपने एसआई टीकाराम से बहस होती है और फिर वो उन्हें गोली मार देता है। उसके बाद ट्रेन के अंदर घूमते हुए आराम से उसने कपड़े और चेहरे से पहचान कर 3 लोगों की जान ले ली गोली मारकर। और ये तीनों लोग बेकसूर मुसलमान थे जो किसी भी डर से अनजान अपने घर जा रहे थे। उसके बाद चेतन सिंह ने भाषण भी दिया कि ये लोग कितने बुरे हैं, जिहादी हैं। इसी घटना को लेकर कोई जुलूस नहीं निकला, बल्कि अपराधी की दिमागी हालत ठीक नहीं होने की बात मीडिया में घूमने लगी और जो बाद में गलत साबित होती है। ये बात तो सच है, ऐसे अपराधी दिमागी बीमार हैं, लेकिन इन्हें टीवी व्हाट्सएप के जरिए बीमार करने वाले सत्ता का सुख भोगने का औजार भी इन्हें ही बनाते हैं। इन्होंने छोटे छोटे दूर दराज के कस्बे गांव में नफरत की ऐसी नर्सरी लगा रखी है जिसके पौधे अब अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए ही नहीं, या आए तो छोटी मोटी खबरों के रूप में आए और निकल गए। 20 मार्च 2019 होलिका दहन के दिन उत्तर प्रदेश स्थित सोनभद्र जिले के परसोई गांव निवासी 50 साल के अनवर अली को हिंसक भीड़ ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने घर के सामने बने इमाम चौक को उन्हें तोड़ने से रोका। इमाम चौक वो चबूतरा होता है जिसके ऊपर शिया मुसलमान मुहर्रम के दौरान ताजिए रखते हैं। अनवर अली गाजीपुर के निवासी थे जो सन 2000 में बतौर सुपरवाइजर हाई टेंशन तार लगाने यहाँ आए और यहीं बस गए। और ये गांव भी हिंदू बहुल था, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, माहौल भी ठीक था। गांव के प्रधान ने पूरे गांव की सहमति से सन 2006 में उन्हें घर के सामने स्थित जमीन पर एक इमाम चौक बनाने की अनुमति दी। और फिर देश के साथ बदले गांव के माहौल ने उनकी जान ले ली। उनके परिवार को कोई मदद नहीं मिली। अनवर अली के परिवार का दावा है कि उनको 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा प्रशासन की ओर से किया गया, लेकिन वो आज तक नहीं मिला और हत्या का मुकदमा भी लंगड़े पैर से चल रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी बुलंदशहर के सोही गांव निवासी गुलाम अहमद की है। 2 मई सन 2017 में उनको भीड़ ने इसलिए मार डाला क्योंकि उनके पड़ोस का एक मुस्लिम लड़का यूनुस गांव की हिंदू लड़की को लेकर भाग गया। गुलाम पेशे से मजदूर थे। उनके बेटे वकील अहमद ने गांव में ही रहने वाले गविंदर और हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को दोषी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि गुलाम अहमद की लिंचिंग गविंदर समेत जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई सभी हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए थे। सभी आरोपी 6 महीने के बाद और जमानत पर भी छूट गए। और सबसे मजेदार बात है कि जब आरोपी जेल से बाहर आए तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बुलंदशहर के एक दूसरे निवासी शेर खान उर्फ शेरा की मथुरा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके ऊपर भी गाय की तस्करी का आरोप था। शेरा के बेटे शाहरुख ने आरोप लगाया कि गौशाला चलाने वाले चंद्रशेखर बाबा ने उन्हें गोली मारी। चंद्रशेखर बाबा और उनके लोगों ने शाहरुख के और उनके साथ के लोगों पर भी गोलियां चलाईं। शाहरुख ने खेतों में छुपकर अपनी जान बचाई, उसकी पीठ पर भी छर्रे लगे। पुलिस ने शाहरुख की अर्जी नहीं सुनी और अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की। शाहरुख को भी गो तस्करी के आरोप में अंदर कर दिया गया। ये कुछ उदाहरण हैं जहां धार्मिक उन्मादियों की भीड़ ने मासूम लोगों को मजहबी पहचान के आधार पर मार डाला, लेकिन किसी भी चैनल या नेता ने ऐसी इनकी आवाज नहीं उठाई जैसी कन्हैया लाल को लेकर चुनाव से पहले अभी हुआ। जाहिर है इसके पीछे वही वोट बैंक की राजनीति है जिसके लिए पहले मुसलमानों को बदनाम किया जाता था। इस बार 20% के खिलाफ 80% का ध्रुवीकरण करने का एजेंडा है जो सन 2014 के बाद से कामयाब रहा है। और हर चुनाव के पहले बहुसंख्यक आबादी को एक झूठा बिना आधार का डर दिखाया जाता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया
तो मुसलमान देश पर हावी हो जाएंगे। पिछले 8 सालों में आपने खुद को भी देखा होगा कि अब राजनीतिक चर्चा में हिस्सा लेते हुए एक डर हावी रहता है, कहीं मैं देशद्रोही न समझ लिया जाऊं। ट्रेन, बस, ऑफिस में अक्सर हम एक खामोशी ओढ़ लेते हैं कि कहीं अगला पहलू खान, अनवर अली मैं न बन जाऊं। इस डर के साथ हर आम आदमी रोज जीता है और वहीं पर दंगाई मानसिकता के ज़ोंबी खुलकर नंगा नाच करते हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी लकीर हक परस्त समाज ने खींची है। उसने कन्हैया लाल के कातिलों की मजम्मत की और अफराजुल के हत्यारों की भी। हिंदुस्तान आज भी सांस ले पा रहा है क्योंकि यहाँ अशोक कुमार पांडे और इकबाल अहमद एक शब्द में खड़े होकर के गलत को गलत कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड, टीवी न्यूज़ चैनल, कह लीजिए गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो भी आप अपने कामों में लगा हुआ है। राजस्थान का चुनाव निपटा करके वो आगे के काम में लग गया है। अब उनको कन्हैया लाल याद नहीं आएंगे। कन्हैया लाल फिर याद आएंगे जब कोई दूसरा चुनाव हो रहा होगा। आप देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर से ये खड़े हो जाएंगे। इनको लगता है कि ये एक राजनीतिक स्थिरता कायम कर रहे हैं। लेकिन आपने जॉम्बी मूवीज देखी होगी कि जॉम्बीज की न अपनी सोच होती है न अपना दिमाग होता है, वो जो भी सामने उनके पड़ता है खा जाता है। आज ये किसी दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जो आज लोगों के दिमाग का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यही जॉम्बी पलटकर उनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं और उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन देश का माहौल तब क्या होगा? क्या देश भी उसी तरफ होगा जहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश जहां तानाशाही का शासन है और जनता की कोई वैल्यू नहीं है, लोगों के हाथ में हथियार है, वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। तो उस वक्त ऐसे में कानून व्यवस्था का क्या होगा? क्या ऐसे ही लोगों को खुला छोड़ दिया जाएगा कि वो किसी को गाय के गोश्त के लिए कि फर्जी अफवाह के नाम पर मार दें, या लव जिहाद के नाम पे मार दें, या सरकारें हैं कि आपने हक के समर्थन में बोला तो आपके घरों पर बुलडोजर चला दें? आज जिस चीज़ों का ये समर्थन कर रहे हैं, कल ये देश को गर्त में ले जाएंगे और आज भी धीरे धीरे ले जा रहे हैं। विश्व में हमारी छवि क्या बन रही है? जो चीज़ें यहाँ होती हैं वो इंटरनेट पर होती है और इंटरनेट से पूरी दुनिया में फैलती है और भारत की छवि खराब होती है। हमारा देश गांधी का देश है। विश्व के हर कोने में आज भी गांधी का मुजस्समा खड़ा है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। लोग उनको अहिंसा का पुजारी कहते हैं, उनके आदर्शों पे चलने की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश में ही गांधी को नकारा जाता है और दंगाई भीड़ का समर्थन किया जाता है किसी न किसी तरह से। ये सोचना हमें आपको है कि हम किधर खड़े हैं। एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं या कि ऐसे ही हम धीरे धीरे करके कल को अपने आप को अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर। जय हिंद।